होपफुली पिछले लेक्चर में जो हाथी की स्टोरी आपने सुनी उससे जो सीख मिली आपको ना उसको इम्प्लीमेंट भी किया होगा। तो स्वागत है आपका पांचवें लेक्चर में जो है ओवरऑल सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस होल सीरीज। टॉपिक चल रहा मिसलेनियस जिसमें 4 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, 5वां पार्ट है। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके पढ़ लो। लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि इनकेस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग, आपको कोई दिक्कत परेशानी क्वेरी है जीवन में प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या फिर पर्सनल लाइफ रिगार्डिंग, तो अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो हमसे तो इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। सारी दुख दुविधा दिक्कत परेशानी का है ना हल निकाला जाएगा मिल बैठ बांट के। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन पता ही होगा, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट लास्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि इफ यू हैव नॉट चेक्ड आउट दी अदर सब्जेक्ट पीवाईक्यू इन दिस चैनल, तो चैनल को विजिट करो, प्लेलिस्ट खोलो, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो जिसकी भी जरूरत हो आपको उसको कंप्लीट कर डालो। यहाँ पे सारे के सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा 1993 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में, साथ में सीएपीएफ और सीडीएम एग्जाम में, वो सारे डिटेल एनालिसिस के साथ मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? गुड। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दीनबंधु मित्र पब्लिश किया एक प्ले इन बंगाली जिसका नाम था नील दर्पण। क्या नाम था उस का? नील दर्पण, जो डिपिक्ट करता है एट्रोसिटी ऑन द इंडिगो प्लांटर। सबको पता है 1859 में पब्लिश किया है ना, उसी दरमियान ये इंडिगो रिवॉल्ट चल रहा था। द प्ले वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। मैंने आपको अभी बताया था पिछले लेक्चर या उससे पहले वाले में बताया था कि मधुसूदन दत्ता, माइकल मधुसूदन दत्ता जो है एक बंगाली पोएट थे, उन्होंने ट्रांसलेट किया था नील दर्पण को इंग्लिश में। ठीक है क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, नील दर्पण एक प्ले था रिटन बाय दीनबंधु मित्रा का 1858 में। वो डिपिक्ट करता था एट्रोसिटी कमिटेड बाय इंडिगो प्लांटर। कहाँ? ऑन दी पिजेंट्री इन बंगाल। द प्ले वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय माइकल मधुसूदन दत्ता, जो कि एक बंगाली पोएट और प्ले राइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विलियम जेम्स हेनरी कोलब्रुक और नाथानियल हलहेड, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, कहीं पे गलत हो जाए माफी, हैड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन अमंग देम। उन सब में तीनों में कॉमन क्या था? तो दे वर क्रिटिक्स ऑफ इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन। बिल्कुल नहीं, अरे वो तो क्या कर रहे थे, इंटरप्रेट करना चाहते थे, सीखना चाहते थे कल्चर ऑफ क्या, साउथ इंडिया और साउथ एशिया, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो, दे वर लिंग्विस्टिक हु ट्राई टू इंटरप्रेट द कल्चर ऑफ द साउथ एशिया टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान रहेगा। ओके, जनरिक चीज है इसलिए आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन था। ओके, कब डेट ध्यान में रखो, 1784 में। कब? दे वेर ऑल मेंबर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये ध्यान में रखना है ना, विच वाज फाउंडेड इन 1784 बाय सर विलियम जोन। तो ये पूरा का पूरा चीज आपको ध्यान में रखना है उनके नाम के साथ साथ। ठीक है, वो कनेक्टेड थे विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बिटवीन द 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 जब इंडिया बिकेम फ्री और व्हेन शी डिक्लेयर हरसेल्फ अ डेमोक्रेटिक सॉवरेन रिपब्लिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर द प्रोविजन। अब याद कीजिए 1919 में जो एक्ट आया था उसके बाद 1929 में आने वाला था, लेकिन उसके लिए साइमन कमीशन आई 1947 में, लेकिन साइमन कमीशन गो बैक बोल के बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ। फिर 3 राउंड टेबल हुए, उसके बाद जो है 1935 का एक्ट आया जिसके बेसिस पे इलेक्शन हुए। कब? 37 में। फिर 37 में 11 प्रोविंसेस में से 7 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, और फिर 39 में उन्होंने सबने रिजाइन कर दिया। रिजाइन क्यों किया? क्योंकि उनको बिना पूछे वॉर का पार्ट बना दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ये होपफुली सारा स्टोरी आपको क्लियर होगा। तो अभी तक जो इलेक्शन वगैरह हो रहा है ना, जो इंडिया का 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में, ठीक है, चल रहा, वो किसके बेसिस पे फंक्शन कर रहा है? वो कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। होपफुली ये कहानी पूरा का पूरा आपको ध्यान में रहेगा, वो पूरा डिटेल में बता दिया, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेंबर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंड किया सेवा समिति एट इलाहाबाद का 1914 में। तो वो थे एच एन कुंजरू साहब, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, गलती हो जाए माफी, है ना। तो एच एन कुंजरू साहब थे जिन्होंने इस्टेब्लिश किया सेवा समिति इलाहाबाद में 1914 में, जिसका नाम आज बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, होपफुली आपको मालूम होगा। तो इस्टेब्लिश किया सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1944। सेवा समिति जो कि एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने टारगेट किया एड्रेसिंग वेरियस सोशल इशू और प्रोमोटिंग वेलफेयर एक्टिविटीज इन लोकल कम्युनिटीज। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ भाई, टू द पॉइंट है ना, जल्दी होगा तो आपको ही फायदा है, थोड़ा टाइम बचेगा, वो अगले को के लिए करोगे, है ना, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा है, लेकिन समझ आ रहा होगा होपफुली पूरा का पूरा, वो ज्यादा जरूरी है। Who among the following was not a women leader, labor leader who organized worker in strike in 1920? देखो, जो बोल रहा क्वेश्चन समझो पहले, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वर्कर्स इन दी स्ट्राइक कब? 1920s के टाइम पे। तो सरला देवी चौधरानी को छोड़ के बाकी सब
उषाबाई दंगे, प्रभावती देवी और अनसुईया बहन, इन सब लोगों ने ऑर्गेनाइज किया वर्कर्स इन स्ट्राइक इन 1920। लेकिन सल्ला देवी चौधरी ने बहुत काम किए लेकिन ये काम नहीं किया था, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर? गुड। अब देखो इनके बारे में डिटेल कि सरला देवी चौधरानी एक प्रोमिनेंट फिगर थी इन दी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और एक फेमिनिस्ट एक्टिविटीज भी थी, वो एक्टिविस्ट भी थी। बट शी वाज नोन फॉर ऑर्गेनाइजिंग वर्कर, शी वाज नॉट नोन, ध्यान है, नॉट नोन ऑर्गेनाइजिंग वर्कर इन द स्ट्राइक इन 1920। बाकी उषाबाई दंगे, प्रभावती देवी और अनसुईया बहन वेर ऑल लेबर वुमेन लेबर लीडर्स जिन्होंने प्ले किया एक्टिव रोल इन ऑर्गेनाइजिंग वर्कर्स और स्ट्राइक ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब इन सब के बारे में डिटेल है। जैसे सरला देवी चौधरानी जी के बारे में, एक प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट और सोशल रिफॉर्मर थी जिन्होंने फाउंड किया भारत स्त्री महामंडल। क्या? भारत स्त्री महामंडल वाज फाउंडेड बाय सरला देवी चौधरानी, वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। क्या? भारत स्त्री महामंडल। उषाबाई दंगे जी की बात की जाए तो शी वाज ए कम्युनिस्ट लीडर और ट्रेड यूनियनिस्ट हु लेड सेवरल स्ट्राइक ऑफ टेक्सटाइल वर्कर और मिल वर्कर इन बॉम्बे। इसी तरीके से प्रभावती देवी और अनसुईया बहन के बारे में आप पढ़ सकते हो। अच्छा, शिवाज गांधी है ना, अनसुईया बहन है ना, लीडर एंड ट्रेड यूनियनिस्ट हु फाउंडेड इंडियाज ओल्डेस्ट यूनियन ऑफ टेक्सटाइल। अहमदाबाद में उन्होंने इनवाइट किया था किसको? गांधी जी को। होपफुली आपको ध्यान में होगा। कब? 1920 के टाइम 18 में। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द भील सेवा मंडल इन 1922। याद कीजिए, ये हमने पहले भी किया है लेकिन फिर से कर लेते हैं। उनका नाम था अमृतलाल विठल दास ठक्कर, जिसको बप्पा ठक्कर भी बोला जाता था, है ना, इस नाम से भी बुलाया जाता था। देखो, ये एक सोशल वर्कर और एजुकेनिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। कहाँ? गुजरात में। उन्होंने फाउंड किया भील सेवा मंडल 1922 में और प्रमोट किया एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग द भील ट्राइबल कम्युनिटी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिटिश इंडियन मेडिकल सर्विस, आईएमएस के बारे में करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा, ध्यान दीजिएगा। ये बिगन हुआ 1764 में, फैक्चुअल है, बिल्कुल सही। इट वॉज रिक्रूटेड हेल्थ प्रोफेशन बाई मीन्स ऑफ अ कम्पिटिटिव एग्जाम, एकदम ठीक है। इंडियन वेयर नेवर एडमिटेड, देख लो कितना एक्सट्रीम वर्ड, इसी के बेसिस पे आप इसको गलत मार्क कर सकते थे। वो 1835 में एडमिट हुए, है ना, मतलब फर्स्ट इंडियन जो है 1835 में एडमिट होना स्टार्ट हुए, किसमें? आईएमएस में। और डी बोला आईएमएस वाज इट फर्स्ट मीन टू लुक आफ्टर द ट्रूप, बिल्कुल सही बात है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। क्यों गलत है मैंने बता ही दिया। और स्टेब्लिश हुआ 1764 में बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। आईएमएस वाज इट फर्स्ट meant to look after the troop and it recruited health professional by means of competitive examination. इंडियन वेयर एडमिटेड टू आईएमएस कब? 1835 में। इन फर्स्ट इंडियन जिनका नाम था पंडित मधुसूदन गुप्ता, है ना, वो आईएमएस के पार्ट बने। होपफुली आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल कॉलेज। क्या? इंडियन फाउंडर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल कॉलेज के फाउंडर जो थे वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से, एक फाउंडर थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल कॉलेज, कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि स्टेब्लिश हुआ था कोलकाता में कब? 1907 में, विद द एम ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल आर्ट, इंडियन आर्ट फॉर्म और रिवाइविंग द स्पिरिट ऑफ इंडियन आर्ट। ध्यान रहेगा इतना। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिलीव दैट कि रशियन डिजाइन्स वेयर ए इमिनेंट पेरिल टू सिक्योरिटी और ट्रांक्विलिटी ऑफ द इंडियन एम्पायर कब? 1836 में। किसका सोचना था ऐसा? तो था लॉर्ड पामस्टन, जो कि प्राइम मिनिस्टर था किसका? इंग्लैंड का। उसने सोचा ऐसा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम कब से कब तक? 1830 से लेकर 1834 तक। एंड अगेन फ्रॉम 1884 से, इतना ध्यान नहीं रखना है, बस ये जानना है कि वो प्राइम मिनिस्टर था। वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का एंड ही बिलीव दैट द रशियन एम्पायर वाज अ थ्रेट टू ब्रिटिश इंटरेस्ट। कहाँ? इंडिया में। ध्यान रहेगा। गुड। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ द फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज एडवोकेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। कई बार पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में, है ना, ये फेडरल कोर्ट बनी कब? 1 अक्टूबर 1937 को। होपफुली मैं डेट देख लेते हैं एक बार, डोंट वरी। 1937 में तो था, लेकिन 1 अक्टूबर था कि नहीं? वो बिल्कुल था, सही है। गुड। तो फेडरल कोर्ट इनॉग्रेट हुआ 1 अक्टूबर 1937 को, फंक्शन किया कब तक? जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं बन गया 1950 में। ध्यान रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गिव एविडेंस बिफोर द ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 में इन फेवर ऑफ द फीमेल फ्रेंचाइजी। तो किन्होंने किया? तो इन फेवर ऑफ फीमेल फ्रेंचाइजी के लिए एविडेंस जो है वो एनी बेसेंट ने भी दिया, सरोजिनी नायडू साहिबा ने भी, और हीराबाई टाटा, तीनों ने दिया। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। ऑल थ्री वुमेन, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और हीराबाई टाटा,
गेव एविडेंस बिफोर द ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल ऑफ 1919 इन फेवर ऑफ फीमेल फ्रेंचाइजी के लिए। ओके, नेक्स्ट है, विथ होम डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म एन अलायंस टू डिस्ट्रॉय द हॉलवेल मॉन्यूमेंट? ये क्या है अभी बताता हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे का। कलकत्ता ड्यूरिंग 1939-40, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम लीग, उसके साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस जी ने, है ना, डिस्ट्रॉय किया हॉलवेल मॉन्यूमेंट। अब ये हॉलवेल मॉन्यूमेंट क्या है समझो ध्यान से। एक मेमोरियल इरेक्टेड इन दी मेमोरी ऑफ जॉन जेफानिया होलवेल और अदर ब्रिटिश प्रिजनर, जो कि टॉर्चर और किल्ड बाई नवाब ऑफ बंगाल कब 1756 में, तो उनकी याद में बनाया गया होलवेल मॉन्यूमेंट। लेकिन बोस और मुस्लिम लीग को ये आर्ग्यू किया कि ये मॉन्यूमेंट जो है सिंबल ऑफ ब्रिटिश ऑपरेशन और शुड बी डिस्ट्रॉयड, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये चीज बताता है कि सुभाष चंद्र बोस जी किसी भी कम्युनिटी के साथ, किसी के भी साथ मिलकर अपने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के गोल को अचीव करने के लिए कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया कि इट शोज दैट बोस विलिंग टू वर्क विद द अदर पॉलिटिकल पार्टी इन ऑर्डर टू अचीव हिज गोल ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Who among the following created the first ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन? याद कीजिए, एनएम जोशी साहब 1920 में क्रिएट किए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बाकी चीजें ध्यान में देखिए, उनके साथ साथ कौन लीडर थे। तो पहले ये समझो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि बनी थी 31 अक्टूबर 1920 बॉम्बे में, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। लीडरशिप ऑफ एनएम जोशी साहब, ठीक है। और उनका पूरा नाम क्या था? नारायण मल्हार जोशी, एक प्रोमिनेंट इंडियन सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन लीडर थे। ही इज क्रेडिटेड विद द क्रिएटिंग द फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब? 1920 में, अलॉन्ग विद लाला लाजपत राय। इतना ध्यान रहेगा आपको, वेरी गुड। अब नियरली 8 years बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस which served as the platform for the freedom fight, approved a similar resolution का 1929 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सपोर्टेड अ रिजोल्यूशन ऑफ स्वराज, मतलब से टोटल ये सारा कुछ आपको मालूम है कि 1929 में, है ना, लाहौर में, ठीक है, स्वराज, पूर्ण स्वराज की रिजोल्यूशन, है ना, एक्सेप्ट किया रिजोल्यूशन को कांग्रेस ने, राइट। ये सारा कुछ आपको पता है। तो इसने भी सपोर्ट किया था उस चीज को। इन द ईयर फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड में AIUTS प्लेड अ क्रूशियल रोल इन क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, होपफुली आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन द प्रॉपर सेंस ऑफ द टर्म, है ना। प्रॉपर सेंस में कौन ट्रेड यूनियन था, है ना? वो था मद्रास लेबर यूनियन, जो कि 1918 में बना था, ठीक है। तो मद्रास लेबर यूनियन फाउंडेड इन 1918, किसने फाउंड किया था? बीपी वाडिया साहब ने और VK मुदालियर साहब ने। इट वाज द फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया दैट वाज फॉर्म ऑन द मॉडर्न लाइन। Union had a clear set of objectives, including improving the working condition of workers, raising their wages, or providing them with social security benefit. अब साथ में है कि ड्यूरिंग द 19th century, हु अमंग द फॉलोइंग रोड सतपत्र सीरीज? याद कीजिए, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। तो वो थे GS देशमुख, है ना। GS देशमुख साहब ने लिखा सतपत्र सीरीज। सतपत्र सीरीज क्या कंटेंट करता है वो भी सारा कुछ बताता हूँ। वो आर्टिकल लिखते थे, कौन? गोपाल हरि देशमुख जी, जिनका पेन नेम जो है वो लोकहितवादी था, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे इन दिस पेन अंडर द पेन नेम ऑफ लोकहितवादी, विच वाज पब्लिश्ड इन द वीकली प्रभाकर। और उन सारे आर्टिकल को कंपाइल करके बुक बनाया गया, जिसका नाम रखा गया सतपत्र सीरीज। बोलो एकदम क्लियर, गुड। जो कि GS देशमुख क्या थे? मराठी सोशल रिफॉर्मर, राइटर और जर्नलिस्ट थे, ठीक है। ओके, उसके साथ में सतपत्र सीरीज वाज ए कलेक्शन ऑफ एसे ऑन द सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देशमुख आर्ग्यूड दैट इंडिया नीडेड टू अंडरगो अ पीरियड ऑफ सोशल रिफॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव प्रोग्रेस। उन्होंने एडवोकेट किया फॉर वायलेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, द प्रमोशन ऑफ विडो रीमैरिज और एजुकेशन ऑफ वुमेन। ये सारे के सारे काम है उनके। अच्छा, कुछ जेनरिक चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स नहीं है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक बार आप इसको पढ़ सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, Which among the following founded the Mohammedan Anglo-Oriental Defense Association कब? 1893 में। तो उनका नाम था सर सैयद अहमद खान, उन्होंने ये फाउंड किया था। अब देखो ध्यान से, वो एक मुस्लिम प्रोमिनेंट मुस्लिम रिफॉर्मर थे, जो कि फाउंडर थे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन 1893 में। डेट ध्यान में रखना है, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन साथ में एक किसके लिए था ये भी देख लो। He founded the organization to address the education or political concern of the Muslim community in India or played a pivotal role in
एडवोकेटिंग फॉर देयर राइट्स और प्रमोटिंग मॉडर्न एजुकेशन अमॉन्ग मुस्लिम। इतना ध्यान रहेगा, गुड। बाकी चीजें देखो कि ऑकलैंड कॉलविन की बात करें तो एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने सर्व किया गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस कब 1876 से 1888। मुझे मालूम है, याद नहीं होगा, लेकिन कम से कम 2 बार पढ़ना है इसको, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी को तो आपको मालूम ही होगा, एक मुस्लिम लॉयर और पॉलिटिशियन थे जो कि वन ऑफ द फाउंडर ऑफ आईएनसी थे। थियोडोर ब्रेक की बात किया जाए तो इनके बारे में भी हमने पढ़ा है पहले भी लेक्चर में कि एक ब्रिटिश एजुकेटर थे जो अपॉइंट हुए प्रिंसिपल ऑफ मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में एएमयू के नाम से जाना गया, कब 1877 में। ध्यान रहेगा क्या, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद त्रिवेणी संघ वाज फाउंड बाय, त्रिवेणी संघ बिहार में बना था, वहां के अहिर्स और कुर्मीज लोगों ने त्रिवेणी संघ को बनाया था उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है क्या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। देखो ध्यान से, त्रिवेणी संघ was a political organization that was formed in Bihar after the First World War. It was formed by the Ahirs and Kurmis, though prominent backward class caste in Bihar. लीडर एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्रंट कौन कौन से थे? यदुनंदन प्रसाद मेहता, शिव पूजन सिंह और जगदेव सिंह यादव। 2 बार ये नाम पढ़ना है। त्रिवेणी संघ गोल क्या था कि इम्प्रूव द सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अहिर्स एंड कुर्मी। इट ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर देयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कब? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ध्यान रहेगा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट अ मिनिस्टीरियल पोस्ट, कहां पे? सेंट्रल प्रोविंसेस, कब? अक्टूबर 1925 में। तो उनका नाम था तांबे साहब, एसबी तांबे, है ना। ये भी बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, जहां पे फैक्चुअल क्वेश्चन दिख रहा मैं आगे बढ़ जा रहा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो सारे फैक्चुअल है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, याद ही करना है, उसके अलावा कुछ और है नहीं। श्रीपद बलवंत तांबे वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट अ मिनिस्टीरियल पोस्ट, कहां? सेंट्रल प्रोविंसेस में, अक्टूबर 1925 में। एक मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी थे और द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो डेजिग्नेट हुए एज द मेंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस आफ्टर मोरोपंत विश्वनाथ जोशी टेन्योर एंडेड इन द ईयर ऑफ 1925। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें है, बाकी जो ऑप्शन में लोग थे जैसे कि बीएस मुंजे साहब, वो एक हिंदू महासभा लीडर थे, हु वाज इलेक्टेड टू द सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल, कब? 1923 में। एमआर जयकर बात किया जाए तो एक मेंबर ऑफ लिबरल पार्टी थे जो इलेक्ट हुए सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कब? 1923 में। ये भी बीएन ससमाल वाज ए मेंबर ऑफ द स्वराज पार्टी हु वाज इलेक्टेड टू द सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल 1923 में। ध्यान रहेगा क्या इन सब के बारे में, गुड। नेक्स्ट, और ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसको इग्नोर कीजिए, ओके। ये तो आपको मालूम है ना, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, जिसको लिबरल पार्टी के नाम से भी जाना जाता था, 1919 में बना, कुछ मॉडरेट मिलके बनाए, जिनका नाम था तेज बहादुर सप्रू, एमआर जयकर, जो कि डिससेटिस्फाइड थे विद द डायरेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसलिए उन्होंने अलग से पार्टी बनाया जिसका नाम दिया नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। बोलो क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द फिलॉसफी ऑफ बम। फिलॉसफी ऑफ बम तो किसने लिखा था? उनका नाम था भगवती चरण ओहरा जी, ठीक है। इन्होंने लिखा कि फिलॉसफी ऑफ बम, जो कि पब्लिश हुआ इन 1930 में। ओहरा आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश राज एक ब्रूटल और ऑपरेसिव रिजीम है एंड दैट वायलेंस जो है एक ही तरीका है उनको ओवरथ्रो करने का, बाहर भगाने का, ओके। अच्छा, भगवती चरण ओहरा जी के बारे में, एक रिवोल्यूशनरी थे जो कि एक मेंबर थे एचएसआरए के, क्या? एचएसआरए के, और बाकी चीजें बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज पास। याद कीजिए, कराची में 1931 में, है ना, सेशन हुआ था जिसमें फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी पास हुई थी, तो क्या हो जाएगा? कराची सेशन, ऑप्शन डी, 1931 में, ठीक है, ओके। अब इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि रिजोल्यूशन वेयर एडॉप्टेड, वन ऑन फंडामेंटल राइट और अदर ऑन द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, जो कि कराची सेशन में के लिए जाना, कराची सेशन के मेमोरेबल पार्ट थे। अब उसमें जो फंडामेंटल राइट गारंटी मांगा गया था वो ये सारे थे, क्या क्या? फ्री स्पीच और फ्री प्रेस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू असेंबल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इक्वल लीगल राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और सेक्स, नेचुरलिटी ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर में, मतलब कि स्टेट क्या होना चाहिए? रिलीजियस मैटर में न्यूट्रल होना चाहिए, है ना, न्यूट्रलिटी है। फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए, और प्रोटेक्शन टू दी कल्चरल लैंग्वेज, स्क्रिप्ट माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक ग्रुप, ओके। और रिजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या पॉइंट इंक्लूडेड थे, ये देखो। सब्सटेंशियल रिडक्शन इन रेंट और रेवेन्यू इन द केस ऑफ लैंड होल्डर्स और पीजेंट्स, exemption from the rent for uneconomic holding, relief from the agriculture in dividends,
कंट्रोल ऑफ यूजरी। यूजरी क्या होता था कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था। याद कीजिए, इसका एक लिमिटेशन एक्ट हमने पढ़ा था 1963 में, बदल के डी लिमिटेशन एक्ट हो गया। उसने बताया कि 18% से ज़्यादा आप यूजरी मतलब इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते, है ना। ओके, ये सारा कुछ होपफुली आपको पता होगा। तो इसको 2 बार पढ़ना है। कितनी बार? 2 बार पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ओके एवरीवन, तो इसमें इतना ही था। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। कहीं पे कोई भी डाउट, दिक्कत, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स करो, उसमें अपन क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कबीर जी का कहना है, आज आपके लिए 4 लाइन है कबीर जी की। क्या? माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तुम्हें। तो यही होता है कि वक्त देखो हर किसी का बदलता है। आज जो कुम्हार है माटी को रौंद रहा, कल वो मर जाएगा तो माटी क्या करेगी? उसको जो है सड़ाएगी, गलाएगी, मतलब उसको रौंदेगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि कल को मुश्किल घड़ी आए, दिक्कत आए, परेशानी आए, स्ट्रगल आए तो रोना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं रो दूंगी तो है ना। मतलब कि आप जो है मुश्किल घड़ी को, मुश्किल वक्त को फिर विजय हासिल करोगे, बेहतर करोगे अपने साथ। अच्छा, इसी बात पे रोने धोने से याद आया मेरे को, हाँ, गोपाल दास नीरज जी का। और किसी का याद नहीं आया, है ना। तो गोपाल दास नीरज जी की एक पोयम है, मैं सुना ही देता हूँ आपको। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। अच्छा, अभी बस हो गया है लेक्चर। अगर आपको अगले लेक्चर पे जाना है जा सकते हो, लेकिन अभी गोपाल दास नीरज जी का अगर आप पोयम सुनना चाहते हो तो रुको, लेकिन बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है। चलो अभी सुना देता हूँ आपको। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, है ना। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। ओके, थोड़ा सा पोयम जो है लेंदी है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। गोपाल दास नीरज, नीरज, गोपाल दास नीरज। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करते हैं। माला बिखर गई तो क्या है, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चार बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरियां फूटी, लाखों बार गगरियां फूटी, सिकन आई पनघट पर। लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करते हैं। लूट लिया माली ने उपवन, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों के नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है, दर्पण नहीं मरा करता है, दर्पण नहीं मरा करता है।